हम एक आलीशान कोठी के दरवाजे पर पहुंचे। कोठी क्या पूरा महल था। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो धीरेंद्र शुक्ला की कोठी है, लेकिन मैंने विशाल गुप्ता से पूछने की कोशिश न की क्योंकि ये मुनासिब न था। अगर वाकई वो शुक्ला की रिहाइशगाह थी तो थोड़ी देर बाद हकीकत सामने आ जाती। दावत का एहतमाम कोठी के सब्जाजार में किया गया था। शंकर लोग पार्किंग में ही रुक गए थे। मैं विशाल गुप्ता के हमरा अंदर आ गया। सुर्ख बजरी की रविश पर सब्जाजार के बिल्कुल आगाज में वॉक थ्रू गेट, ऐसा दरवाजा जिसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है, रखा हुआ था। वहीं एक जानिब बड़ी मेज रखी थी जिस पर तमाम मेहमान अपना असलहा वगैरह रखवा रहे थे। ये मंजर भी मेरे अंदाजे को तकवीत दे गया था कि वो धीरेंद्र शुक्ला की ही रिहाइश थी। पिस्तौल जमा करवा के मैंने टोकन लिए और विशाल गुप्ता के अकब में चलता हुआ अंदर पहुंच गया। ये एक मखलूत तकरीब थी। मेहमानों की आमद जारी थी। मैं आदत के बरखिलाफ लड़कियों को ताड़ने लगा। मुमकिन था कि परमा अंसारी दिखाई दे जाती, मगर वहाँ एक दो लड़कियां ही नजर आई थीं। उनकी उम्र भी मेरे अंदाजे में परमा अंसारी से ज्यादा थी और शक्ल भी अंसारी साहब के बताए हुए हुलिये से काफी मुख्तलिफ। एक लड़की के बाल काफी लंबे और आंखें मोटी थीं, दूसरे गहरे सांवले रंग की थी, जबकि तीसरी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा था। विशाल गुप्ता मुख्तलिफ लोगों से अलग सलग करने लगा। मैं आंखों पर काली ऐनक चढ़ाए उसके अकब में चलता रहा। उसका बड़ा भाई राजपूत दादा भी वहां आया हुआ था। अचानक लोगों में हलचल मची। मुड़कर देखने पर लौरा ब्राउन नजर आई। आज तकरीब की मुनासिबत से उसने खूबसूरत लिबास से तन किया हुआ था। अब मैं तो उस लिबास का नाम ही नहीं जानता। मैं सिर्फ शलवार कमीज, साड़ी और पतलून कोट का नाम जानता हूँ। सफेद रंग का जिस्म से चिपका हुआ ऐसा लिबास जिसका गला इतना खुला हो कि औरत के अंदरूनी लिबास की झलक नजर आए। कमर पर सिर्फ दो तस्मानुमा लड़ियां जो लिबास को नीचे गिरने से बचाने के लिए सहारा दें, और कमर वहां तक बरहना कि उससे आगे खतरे की हुदूद शुरू हो जाती हो। एक टांग रान से थोड़ा ऊपर तक उरियां और दूसरे घुटने से नीचे तक ढकी हो। बाजू का कपड़ा कलाइयों तक आए मगर ऐसा बारीक और चिपका हो कि न तो बाजू की हैयत छुपाए और ना रंगत। बहरहाल लिबास का नाम न जानने की वजह से मुझे इतनी वजाहत करना पड़ी। काफी लोग उसके हाथ की नरमी जानने को करीब सिमट गए थे। मुतबस्सम चेहरे के साथ हर मिलने वाले से मुसाफा करते उसने एक सोफे पर नशिस्त संभाल ली। इस इकट्ठ में चंद ऐसे भी थे जिन्होंने उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी थी। इनमें एक राजपूत दादा भी था कि एक सोफे पर बैठा शराब से शुगल कर रहा था। विशाल अलबत्ता उसके सामने बिछा बिछा जा रहा था। सबसे आखिर में मनहूस शक्ल शुक्ला की आमद हुई। उसके पहलू में चलने वाली लड़की को देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। ये धड़कना खुदा न खास्ता मोहब्बत या उसकी शक्ल से मुतासिर होने की वजह से नहीं था, बल्कि अपना हदफ मिलने की खुशी थी। म्याना कामत, सांचे में ढला मुतनासिब बदन, कंधों को छूते सुनहरी बाल, मासूम चेहरा, आंखों में दुनिया जहान की शोखी, होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फेरे वो सचमुच परी लग रही थी। वो इंतहा की खूबसूरत नहीं थी मगर बेपनाह मोहनी जरूर थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर बेसाख्ता प्यारा जाए। मैं फौरन ही परमा अंसारी को पहचान गया था। उसका लिबास भी लौरा ब्राउन से कम नहीं था। आधी रानों तक आता हुआ स्कर्ट, कमर का बालिश्त भर का इलाका कपड़े से बेनियाज और बालाई जिस्म पर खुले गले और बगैर बाजुओं के चोली। गोरे बाजू बिल्कुल उरियां थे। चेहरे की सफेदी में सुर्खी नुमाया थी। यकीनन इमारत हुस्न को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। शुक्ला के पहलू में चलते हुए वो यूं लग रही थी जैसे जराफे के साथ हिरनी। उसने शुक्ला के साथ ही नशिस्त संभाल ली। लौरा ब्राउन ने करीब आकर शुक्ला से मुसाफा किया, परमा को गले से लगाकर माथे और गालों पर प्यार दिया और साथ ही बैठ गई। मैं दाएं बाएं का जायजा लेने लगा कि शुक्ला को वहीं कत्ल करके अगर परमा को अगवा कर लूं, मगर फिर मुझे अपनी सोच पर हंसी आई। पूरी इमारत में जाबजा मुसल्ला कमांडोज यूं फिर रहे थे जैसे एटमी प्लांट की हिफाजत पर चाको चौबंद फौजी दस्ते होते हैं। मैंने कोठी से बाहर निगाह दौड़ाई। गो रात का वक्त था मगर तेज रोशनी की वजह से दूर तक इमारत की निशानदही हो रही थी। अलबत्ता रात की वजह से कोई ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहां दूर से शुक्ला को निशाना बनाना मुमकिन होता। शायद दिन को कोई ऐसी इमारत नजर आ जाती। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। हाजरीन के चेहरों पर खुशी की चमक थी। अचानक कोई करीब आकर खनकारा। सर घुमाने पर मुझे मजबूत जिस्म का जवान नजर आया जिसकी उकाबी निगाहें मुखालिफ के बदन को छेदती महसूस होती। उसने हाथ मुसाफे को बढ़ाया। तुम शायद विशाल गुप्ता के मुहाफिज हो। मैंने हाथ थामते हुए असबात में सर हिला दिया। उसने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। यकीनन उसका हाथ काफी सख्त और ताकतवर था, मगर उसकी बदकिस्मती की अमली जिंदगी में सख्त हालात की चक्की में पिसे हुए स्नाइपर पर धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जवाबी जोर आजमाई की बजाय बस दिफाई अंदाज में हाथ को उतना सख्त किया ताकि उसे पता चल जाए कि किसी अनाड़ी का हाथ नहीं दबा रहे। उसने जहरीले लहजे में सरगोशी की। वो शुक्ला साहब की नवासी है।
जानते हो, पिछले हफ्ते मेडिकल के एक तालिब इल्म को सड़क किनारे रोककर एक आंख से महरूम कर दिया गया था क्योंकि उसने राजकुमारी परमा की तंबीह पर उन्हें घूरना नहीं छोड़ा था। अब सुना है उसने वो कॉलेज ही छोड़ दिया है। एकदम मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुमकिन नहीं होता। शुक्ला की हैसियत जंगल के बादशाह शेर की बजाय डायनासोर की सी थी। मेरे जैसे मामूली हैसियत के आदमी का कत्ल तो इसके नजदीक चूंटी मसलने से भी आसान था। शायद उसकी ईमा पर खुद विशाल गुप्ता मेरी छाती में गोली ठोंकना सादत समझता। मैंने फौरन शर्मिंदगी जाहिर की। शुक्रिया दोस्त, यकीनन आप मेरी हिमाकत को माफ करने में फराख दिली से काम लेंगे। मेरे मुदाफियाना लहजे ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। मेरा हाथ आजाद करते हुए वो नर्म लहजे में बोला, शाबाश, समझदार हो, लंबी जिंदगी गुजारोगे। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाया। इस गोरी को देखने पर तो पाबंदी नहीं है ना बॉस? वो इत्मीनान से बोला, जब तक राजकुमारी परमा के साथ बैठी है सब्र करो, उसके बाद घूरना तो क्या, कहीं भगा के ले जाना। शुक्रिया बॉस कहकर मैंने अपना रुख परमा की जानिब से मोड़ लिया। मर्द हजरात यकीनन पहले से परमा बीबी से वाकिफ थे कि कोई उसे घूरने की हिम्मत नहीं जता रहा था। धीरेंद्र शुक्ला ऐसी बला का नाम नहीं था कि कोई उससे मुखासमत मोल लेने की जुर्रत करता। खाना शुरू हुआ। सब लोग लवाजमात से सजे तवील और वसीओ अरीज दस्तरखान की तरफ बढ़ गए जो कई मेजों को जोड़कर बनाया गया था। इतने किस्म के खानों की बहुतात थी कि तमाम किस्मों को चखने वाले का पेट भी भर जाता। मेरे जैसे मुहाफिज बस अपने आका का दुमछल्ला बने चाको चौबंद और चौकस रहने की अदाकारी कर रहे थे। ऐसी महफिल में बॉस लोगों को क्या खतरा दरपेश हो सकता था। दावत तोआम के बाद महफिल मौसीकी शुरू हुई। गाने के साथ नाचने वालियों का भी बंदोबस्त था। लॉरा ब्राउन धीरेंद्र शुक्ला के पहलू में बैठकर सर जोड़े मसरूफे गुफ्तगू रही। यकीनन उसकी आमद का मकसद शुर्ब तोआम से ज्यादा सौदेबाजी से था। धीरेंद्र शुक्ला को राजी करके वो हथियारों की बहुत बड़ी मांग हासिल कर सकती थी। कसीर फौज के लिए बड़े अदद की गिनती के हथियार दरकार हो सकते थे। फौज के अलावा शुक्ला के दहशतगर्दों से भी ताल्लुकात थे और फी जमाना स्नाइपर राइफलें तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अफगान सरहद पर पाक आर्मी के खिलाफ दहशतगर्दों के काफी स्नाइपर सरगर्म अमल हैं। परमा अंसारी ज्यादा देर नहीं बैठी थी और शुक्ला से इजाजत लेकर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। उसके साथ ही 4-5 चुस्तो चालाक कमांडो थोड़ा सा फासला रखकर उसके पीछे चल पड़े। अगर घर के अंदर उसकी हिफाजत का ये एहतमाम था तो घर से बाहर क्या हालत होना थी। अंसारी साहब ने सही मुसीबत में फंसा दिया था। महफिल मौसीकी रात गए तक जारी रही। इस दौरान शुक्ला और लॉरा भी सर जोड़े मसरूफे गुफ्तगू नजर आए। मैं इतना दूर था कि उनके माबैन होने वाली गुफ्तगू का अंदाजा भी नहीं कर सकता था। और फिर शायद उनके दरमियान कुछ तय हो गया कि शुक्ला ने लॉरा से अलविदाई मुसाफा किया और अंदरूनी इमारत की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों ने उसे दाएं बाएं अकब और सामने से घेर लिया था। वो मखसूस फासला रखे आगे बढ़ते रहे। फौजी जर्नैल यूं भी इस पजीराई के आदी होते हैं और वो तो जर्नैल के साथ और भी बहुत कुछ था। ताकत और इख्तियार इंसान से बहुत से वो काम भी करवा देते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। ये इख्तियार ही तो था जिसने फिरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया, शद्दाद को खुदा के मुकाबले में जन्नत बनाने पर उकसाया, अब्रहा को खाना काबा पर हमला करने का हौसला दिया, अबू जहल को कुफर पर साबित कदम रखा, किसरा परवेज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को चाक करने की तरगीब दी, यजीद बदबख्त को जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने पर जरी किया, तैमूर लंग को मुसलमान सालार यल्दरम के खिलाफ मैदान में उतरने पर मजबूर किया, सलमान बिन अब्दुल मलिक से मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिद की फांसी का हुक्मनामा जारी करवाया, अबू जाफर मंसूर से इमाम अबू हनीफा जैसे वलीउल्लाह को कैदोबंद की सौबतों में मुब्तला करके जहर देने का गुनाह करवाया। यही तो ताकत और इख्तियार की सबसे बड़ी खामी है कि इंसान से इंसानियत छीन कर खुदा बनने की अहमकाना सोच अता करती है। और जब मालिक हकीकी ढीली रस्सी खींचता है तो इंसान के पास पछताने की मोहलत भी नहीं होती। लॉरा ब्राउन ने भी धीरेंद्र के उठते ही जाने को पर तोले। विशाल गुप्ता भी शायद उसी के इंतजार में था। तेज कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। मैं भागकर उसके करीब पहुंच गया था। वॉक थ्रू गेट पर खड़े एक मुहाफिज ने उसे कोई पैगाम दिया। मुझे वहीं रुकने का इशारा करके वो बोला, मैं शुक्ला से मिलकर आता हूँ। और उसने हसरत भरी निगाह लॉरा ब्राउन की शफाफ कमर पर डाली और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल चाहा पिस्तौल उठाकर उसके पीछे चल दूं, लेकिन शुक्ला के मुहाफिजों की कड़ी नजरें मुझ पर गड़ी थीं। यकीनन वो मुझे अंदरूनी इमारत की तरफ जाने की इजाजत न देते। विशाल गुप्ता ने ज्यादा देर नहीं लगाई थी। 15-20 मिनट बाद वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद हम कार में बैठकर ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। वो सारे रास्ते खामोश रहा, मगर जैसे ही उसे उतारने के लिए कार रोकी, संजीदा लहजे में बोला, कार पार्क करके मेरे कमरे में आ जाओ।
जी बॉस कहकर मैंने कार आगे बढ़ा ली। वो तीनों जीप पार करके मेरे मुंतजिर खड़े थे। एक झड़प में हमारे फासले सिमट गए थे। कार रोक कर मैं उनके पास पहुंचा। आप लोग चलो, मुझे बॉस ने बुलाया है। वो सर हिलाते हुए अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। मैं विशाल गुप्ता की रिहाइश गाह की तरफ बढ़ गया। वो ड्राइंग रूम में नजर न आया। उससे मुत्तसिल 2 ख्वाबगाहें थीं। एक विशाल के इस्तेमाल में रहती जबकि दूसरी खाली पड़ी रहती। यकीनन वो किसी खुसूसी मेहमान के लिए बनाई गई थी। वो अपनी ख्वाबगाह में था। दस्तक के जवाब में उसकी आ जाओ सुनाई दी। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने दावत दी, बैठो। मैंने खामोशी से नशिस्त संभाल ली। वो गहरी सोच में खोया ग्लास से घूंट घूंट करके जहर मैदे में उतारता रहा। मैं खामोशी से उसके बोलने का मुंतजिर था। लम्हाती खामोशी को तोड़ते हुए उसकी गंभीर आवाज उभरी। एक अहम काम के लिए मुझे ऐसे बंदे की जरूरत है जो राजदारी बरतना जानता हो। मैं मोहतात अंदाज में बोला, बॉस सिर्फ राजदारी रखने से तो बात नहीं बनेगी, मसला तो अहम काम की तकमील से हल होगा ना। उसने तरगीब दी, तुम दौलतमंद बनना चाहते हो ना, और ख्वाहिशात की तकमील कुर्बानी मांगती है। मैं साफ गोई से बोला, कुर्बानी का तायुन करेंगे तो कुछ तय कर सकूंगा। वो बोला, किसी पर गोली चलाने का कहूँ तो क्या जवाब मिलेगा। मैंने कहा, बेगुनाह आदमी को मारना इतना आसान नहीं होता बॉस। ऐसी दौलत भला कब सुकून देगी जो किसी की चिता जला कर हासिल की हो। उसने फलसफा झाड़ा, अखलाकियात का वजन बहुत ज्यादा होता है संदीप, इन्हें उठाकर तरक्की और बुलंदी की मनाजिल तय नहीं की जा सकती। और याद रखो, ज़मीर ऐसी रस्सी है जो हमेशा तुम्हें गुर्बत के खूंटे से बांध कर रखेगी। पुण्य और पाप फकत कमजोरों और निखट्टुओं के हीले होते हैं, वरना इंसान की पहली तरजीह अपनी जात होती है। न जाने वो क्या काम लेना चाहता था। अगर किसी बेगुनाह के कत्ल का कहता तो मैं बाद में इनकार भी कर सकता था। मैंने कौन सा हमेशा वहीं रहना था। अलबत्ता जब तक था उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही बेहतरी थी। ये भी मुमकिन था कि उसका हदफ मेरा भी दुश्मन होता। मैंने 2-3 लम्हे सोचने की अदाकारी की और फिर काम का पूछने की बजाय इनाम के बारे में जानने की जुस्तजू की, जो पूछना मेरे किरदार से ज्यादा मेल खाता था। मैंने पूछा, कितनी दौलत मिलेगी। खुशी से चहकते हुए उसने कहा, शाबाश, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। दाएं हाथ की 5 उंगलियां उठाकर बोला, 10 लाख। मैंने एक साथ 2 सवाल पूछे, किसे कत्ल करना है और क्या गोली चलाने के बाद मेरे बचने की उम्मीद होगी। वो बोला, 1.5 किलोमीटर के फासले से गोली चलाने वाले को क्या खतरा हो सकता है। उसने हदफ का नाम जाहिर नहीं किया था। मैं चौंक गया। अपने शक को हैरानी में ढालते हुए पूछा, इतने लंबे फासले से मैं गोली कैसे चलाऊंगा। वो हंसा, भूल गए कल गोरी हसीना ने कितनी आसानी से 1500 मीटर के फासले से छोटे से हदफ को निशाना बनाया था। मैंने मसनूई बेबसी जाहिर की, बॉस वो पेशावर निशानेबाज है और मैं बस पिस्तौल चला लेता हूँ। वो बोला, राजीव तुम्हारी निशानेबाजी की तारीफ कर रहा था, यकीनन तुम राइफल भी आसानी से चला लोगे। मैंने दिलचस्पी से पूछा, सिखाएगा कौन। वो चहका, सिखाने वाले का नाम जानकर शायद तुम खुशी से फट जाओ। उलझनामेज अंदाज में सर खुजाते हुए मैं उसे घूरता रह गया। मुझे खामोश पाकर उसने तजस्सुस खत्म किया। कैप्टन लॉरा ब्राउन का शागिर्द बनने में कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं हकीकतन उछल पड़ा, वो गोरी बॉस। विशाल गुप्ता ने बुलंदो बांग कहा उछाला, गोया तुम भी घायल हो चुके हो। मैं नफी में सर हिलाते हुए मतलब के मौजू पर आया, बॉस शुक्ला साहब के पहलू में बैठी हुई नौजवान हसीना कौन थी। उसने एकदम होंठों पर उंगली रखते हुए घबराए हुए अंदाज में कहा, चुप, दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ न सुनूं। मैंने हकलाने की अदाकारी की, क्षमा चाहता हूँ बॉस। विशाल बोला, बेवकूफ, वो धीरेंद्र शुक्ला की नवासी राजकुमारी परमा शुक्ला है। उसे घूरने वाले की आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसके बारे में बोलने वाले की जबान काट दी जाती है और उसे सोचने वाले का सर सलामत नहीं रहता। पहली और आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम न सुनूं। मैंने नदामत जाहिर करने में देर न लगाई, माफी चाहता हूँ बॉस। वो मौजू की तरफ पलटा, तो तैयार हो। मैंने कहा, आपने हदफ का नहीं बताया। उसने शर्त की पेशकश की, पहले निशानेबाजी का इम्तिहान तो पास कर लो। मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो आपको मायूस नहीं करूंगा। उसने फलसफा बघारा, हमारे काम में भगवान का नाम लेना अच्छा शगुन नहीं होता, हम बस उसे मानते हैं। उसके मानने में सरासर हमारा घाटा है और घाटे का सौदा कौन करता है। मैंने पूछा, मेरी तरबियत कब शुरू होगी। उसकी कुफरिया गुफ्तगू पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं थी। भगवान हो, गॉड हो, खुदा हो या अल्लाह, सबका इशारा उसी ताकत और ज़ात की तरफ है जिसके इरादे और मशीयत के सामने न तो कोई तदबीर काम आती है और ना इख्तियारात और ताकत। ये और बात कि वो हलीम है, मोहलत देता है, गफूर है, माफ कर देता है, सबूर है, ढील देता है, करीम है, करम फरमाता है, रहीम है, मौका देता है,
جذبات وغیرہ سے مغلوب نہیں ہوتا کہ اشتعال میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے کو اسی وقت پکڑ لے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، بڑی جلدی ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مزید غربت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بولا، فکر نہ کرو بالک، اگر یہ کام کامیابی سے کر دیا تو چھپر پھاڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے بعد دولت کی بارش میں نہاتے رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ اب آرام کرو، کل یا پرسوں سے تمہاری تربیت شروع ہو جائے گی، اور یقیناً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ اس گفتگو تک کسی تیسرے کی سماعتوں کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں کمرے سے نکل آیا۔ جی باس۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر کے میں کمرے میں لوٹ گیا۔ وقتاً فوقتاً میں عمارت میں گھومتا رہتا تھا۔ اب تو عمارت کا چپا چپا ازبر ہو گیا تھا۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب وہاں سے بھاگنا پڑتا، اور وشال گپتا کے پاس سنائپر رائفلیں دیکھ کر بھی میرے دل میں چور پیدا ہو گیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہاں سے سنائپر رائفل حاصل کی جا سکتی تھی۔ شنکر میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ بولا، کافی دیر لگا دی، کوئی خاص بات تھی کیا؟ اس نے میرے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بستر سنبھالتے ہوئے میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب اگلا، باس چاہتے ہیں میں مزید تربیت حاصل کروں۔ جسمانی داؤ پیچ کے ساتھ وہ مجھے ہر قسم کے ہتھیار چلانا بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بولا، لازمی بات ہے، اپنے خصوصی محافظ کی تربیت پر انہوں نے توجہ تو دینی ہے۔ میں نے کہا، چلو تھک گیا ہوں یار، سوتے ہیں۔ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کو میں نے جمائی لیتے ہوئے کروٹ تبدیل کی۔ اس نے چپ رہ کر میری خاموش تائید کی۔ اگلے دن ناشتہ کر کے تھوڑی دیر بعد ہی وشال گپتا کا بلاوا آ گیا تھا۔ میرے پہنچنے پر بغیر تمہید باندھے مجھے کسی خاص جگہ جانے کا مژدہ سنایا۔ مزید ہدایات اس نے موبائل فون پر دینے کا اندیا دے کر تیار ہونے کا حکم سنا دیا۔ اپنا مختصر سا سامان لپیٹ کر میں نے سفری جھولے میں ڈالا اور جانے کو تیار ہو گیا۔ شنکر لوگوں کو میں نے تربیت والی کہانی دہرا کر مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں راجیو کے ساتھ انجان منزل کی جانب گامزن ہو گیا۔ راستے میں راجیو عام گفتگو کرتا رہا۔ میرے جانے کے مقصد اور کام وغیرہ کے بارے میں اس نے تجسس ظاہر نہیں کیا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہم زیادہ بھیڑ سے نکل کر مضافات جانے والی سڑک پر رواں دواں تھے۔ میں ممبئی شہر کے راستوں سے بالکل ناواقف تھا۔ بس جتنا کچھ انصاری صاحب نے نقشوں کی مدد سے سمجھایا تھا وہی ذہن میں تھا، اور نقشوں کی مدد سے کسی علاقے سے خاطر خواہ واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ راجیو سے بھی زیادہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کے تئیں میں ممبئی کا ہی باشندہ تھا۔ زیادہ مشکل مجھے بات چیت کے وقت پیش آتی تھی کہ ہندی اور اردو کی اصل ایک صحیح بول چال میں کافی فرق ہے۔ روزمرہ کے عام الفاظ جو کوئی اور بولے تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، مگر اپنی زبان میں روانی سے بولنا کافی دشوار تھا۔ جاسوس بننا اتنا مشکل ہوگا یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ جنگلوں بیابانوں میں بھی ایک سنائپر ہر لمحہ خطرے کی زد میں رہتا ہے، مگر یہاں دگنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ راز فاش ہو جانے کے بعد بچنے کی امید 0% بھی نہیں تھی۔ اتفاق سے وشال گپتا کا سہارا مل گیا تھا، ورنہ میں اب تک اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ انسان کے منصوبے اور تدابیر ہمیشہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ کبھی مقصد کو درمیان میں چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسی آسانیاں فرما دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے دھریندر شکلا اور پرما انصاری کی تلاش کے بعد سب سے مشکل کام کسی معیاری سنائپر رائفل کی تلاش کا لگ رہا تھا، اور اللہ پاک نے ایسی آسانی فرمائی کہ نہ صرف میں شکلا کے ٹھکانے تک پہنچ گیا بلکہ مجھے سنائپر رائفل تک بھی رسائی ہو گئی تھی، اور سونے پہ سہاگا کہ دشمن خود میری تربیت پر کمر بستہ تھا۔ میں اب جلد از جلد نشانے بازی کی تربیت مکمل کر کے وشال گپتا کا مقصد جاننے کا خواہاں تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس کا کام منصوبہ ساز دھریندر شکلا ہی تھا، البتہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی ہدف کے بارے میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ مزید آدھ پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک ڈیرے یعنی فارم ہاؤس کے پاس پہنچ گئے۔ کافی وسیع اور کشادہ عمارت تھی، ارد گرد سرسبز کھیت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ممبئی شہر کی اونچی عمارتوں، شہر کی بھیڑ، شور شرابے وغیرہ سے دور ایک پرفضا مقام تھا۔ ممبئی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اتنی بڑی آبادی میں شہر کی فضا کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ کرنے کو یقیناً عقل کل ہونا ضروری نہیں۔ داخلی دروازے پر کار روک کر راجیو نے کہا، اپن سالہ یہاں سے واپس جائیں گا۔ چوکیدار باہر نکل آیا تھا۔ راجیو کو دیکھ کر اس نے شناسائی کا اظہار کیا تھا۔ کار سے نکل کر راجیو نے معانقہ کرتے ہوئے میرا تعارف کروایا۔ سندیپ بابو کے بارے میں تمہیں باس کا حکم مل چکا ہوگا۔ چوکیدار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا اور راجیو سے کھانے پینے کی بابت پوچھنے لگا۔ راجیو نفی میں سر ہلا کر کار میں گھسا اور ہاتھ لہراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میں چوکیدار کی مائیت میں اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا جو دروازے سے کافی فاصلے پر بنی تھی۔ وہاں تک خوبصورت اینٹوں کی روش بنی تھی جس کے جوانب میں پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ ڈیرے کی چار دیواری 4 فٹ سے بلند نہیں تھی۔
अलबत्ता उसके ऊपर मजीद 3 फुट तक कांटेदार तार ऐसी लगाई गई थी कि तार काटे बगैर अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था। डेरे का अहाता 8-10 एकड़ के बकदर तो जरूर होगा। एक कोने में खूबसूरत और जदीद तर्ज की रिहाइश गाह बनी थी, जिसके बगल में स्विमिंग पूल था। रिहायशी इमारत और बैरूनी दीवार के साथ चौड़ा गिराज बना था, जिसमें 6-7 कारें एक साथ खड़ी की जा सकती थी। गिराज में उस वक्त 2 कीमती कारें नजर आ रही थीं। रिहायशी इमारत के करीब एक और मुलाजिम नजर आया। चौकीदार मुझे उसके हवाले करके वापस पलट गया। रिहायशी इमारत में दाखिल होते ही एक खुला सा हॉल नजर आया, जिसके एक कोने में बावर्ची खाना था। दरमियान में 4 सोफा सेट आमने सामने रख कर ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। चारों दीवारों के साथ बड़ी स्क्रीन की LEDs नजर आ रही थीं, ताकि किसी सोफा नशीन को दाएं बाएं देखने की जहमत न करना पड़े। बावर्ची खाने की मुखालिफ दीवार के साथ चंद कमरे बने थे और उनके साथ दूसरी मंजिल के लिए ऊपर सीढ़ियां जा रही थीं। ड्राइंग रूम में लॉरा ब्राउन को मेज पर पांव रखकर टीवी घूरते देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे रही। उसके अंदाजो अतवार में हुक्मरान कौम से होने का फख्र और गुरूर शिद्दत से उबल रहा था। सोने पर सुहागा के वो सिन्फ नाजुक भी थी, और ऐसी आजाद ख्याल औरतों का नाज नखरा न करना बायसे हैरानी और ताज्जुब तो हो सकता है, नाजो अदा दिखलाना अजीब नहीं होता। हर खूबसूरत बेहिजाब औरत चाहे जाने की मुतमन्नी होती है, बल्कि उसे पैदाइशी हक समझती है। और खैर से मर्द हजरात भी ऐसे कदर नाशनास नहीं होते कि उन्हें मायूस करें। ये लहदाबाद के सिन्फ नाजुक ही घास डालने पर राजी नहीं होती। मैंने अज खुद तारुफ की कोशिश न की कि मुझे उसकी जरूरत थी न हाजत। उधेड़ उमर मुलाजिम से अपने कमरे के बारे में रहनुमाई लेकर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर एक खूबसूरत ख्वाबगाह मेरी मुंतजिर थी, जिसकी खिड़की से डेरे से बाहर का इलाका भी दूर दूर तक नजर आता था। जूते उतार कर मैं बिस्तर पर लंबा पड़ गया। जब तक विशाल गुप्ता की तरफ से कोई हिदायत न मिलती, मुझे अज खुद अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।